Hi friends, myself first. Today we are going to discuss power sharing. Before going into the further discussion, we have to understand कि क्यों इसको आपके करिकुलम में इंक्लूड किया गया है क्लास 10th के करिकुलम में एज ए पावर शेयरिंग। आप लोगों ने क्लास 9th में डेमोक्रेसी में वहाँ पे भी पावर को देखा होगा और वहाँ पे पावर का मीनिंग पढ़ा होगा कि पावर जो है वो फर्दर डिवाइडेड है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव में। पर यहाँ पे पावर का आप डिफरेंट एंगल देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पावर हॉरिजेंटली और वर्टिकली फर्दर डिवाइडेड है। और सेकेंड रीज़न अगर मैं देना चाहूँगा तो ये दे सकते हैं या आप सोच सकते हैं कि विद इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री पावर का शेयरिंग हो सकता है या डिवीज़न हो सकता है। जो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है वहाँ पे पावर का डिवीज़न नहीं हो सकता है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि पावर शेयरिंग से हम लोग कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करेंगे। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग के थ्रू हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कन्फ्लिक्ट को और पावर शेयरिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं विद इन द सोसाइटी। हमारा ये मॉड्यूल का जो एम है वो होगा पावर शेयरिंग को समझना। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग दो कंट्री का और उसके थ्रू एनालाइज करेंगे कि कैसे सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट नेम और रिलीजन और रेस के नाम पे डिवाइडेड होती है और वहाँ पे पावर शेयरिंग क्यों करना इम्पोर्टेंस है। मेजोरिटेरियनिज्म को समझेंगे, फिर उसके मॉडल को समझेंगे कि कैसे एक मेजोरिटेरियन मॉडल को अगर कोई कंट्री यूज करता है तो उस सोसाइटी के लिए या उस कंट्री के लिए वो हैम्पर करता है उस वो मॉडल। हम लोग पावर शेयरिंग को देखते हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है विद इन द गवर्नमेंट। जब मैं विद इन द गवर्नमेंट कहता हूँ इट मीन्स होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर का शेयरिंग है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट रहे चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहे। जब मैं फेडरल गवर्नमेंट कह रहा हूँ तो इसका तात्पर्य होता है कि राज्य सरकार। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हॉरिजेंटली, मतलब कि लोगों को कैसे पावर दिया जाता है डेमोक्रेसी में। आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इंडिया का बेस्ट एग्जाम्पल है कि पंचायती राज सिस्टम। इसके थ्रू क्या है कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोग हैं उनको पावर प्रोवाइड किया गया। अब पूछेंगे कैसे सर? तो जो पंचायती राज सिस्टम में ऐसा रूल है कि जो भी आदमी जिस विलेज में है वो अगर 18 से ऊपर है तो वो पंचायत का वो एज ए इंडिविजुअल वो वहाँ के रूल लॉ बनाने में भाग ले सकता है। नाउ कमिंग टू द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इथनिक डाइवर्सिटी। यहाँ पे मैंने आपके एनसीईआरटी के बुक से दो सोसाइटी या दो कंट्री का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं देखूँ तो एक श्रीलंकन डाइवर्सिटी को और एक तरफ बेल्जियम के डाइवर्सिटी को मैंने इंक्लूड किया। अगर श्रीलंका की डाइवर्सिटी को देखें, जब डाइवर्सिटी बोलते हैं तो मतलब कि वहाँ पे किस किस ढंग के लोग रहते हैं, किस रिलीजन के रहते हैं, किस रेस के रहते हैं, कितना ज़्यादा वहाँ का सोसाइटी डाइवर्स है। तो सिनलीज कम्युनिटी के लोग टोटल 100% में से वो कितने हैं? 74%। तमिलियंस कितने हैं? 18%। अगर तमिलियन का फर्दर डिवीजन किया जाए तो वहाँ पे श्रीलंकन तमिलियंस जो हैं वो 13% है, इंडियन तमिलियंस जो हैं वो 87% है। अब बात हुआ कि सर ये इंडियन तमिलियंस वहाँ कैसे पहुँच गए? इंडियन तमिलियंस ब्रिटिशर्स जब कॉलोनाइज किए थे श्रीलंका को तो वहाँ टी प्लांटेशन के लिए, पार्डन माय वॉइस, टी प्लांटेशन के लिए वहाँ पे लेके गए थे उनको और वहाँ पे उनके थ्रू प्रोडक्शन करवाते थे। और जो लास्ट में जो कम्युनिटी बचा श्रीलंका के अंदर वो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी है। वहीं अगर बेल्जियम को देखेंगे तो बेल्जियम के नॉर्दर्न साइड पे नीदरलैंड कंट्री है और नीदरलैंड नॉर्थ साइड पे होने के कारण हुआ जो नॉर्दर्न साइड है जिसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं, वहाँ के लोग डच स्पीकिंग लोग हो गए और वहाँ जो वो टोटल 100% में से वो 59% शेयर करते हैं पॉपुलेशन। वही आप जब साउदर्न साइड देखेंगे तो वो फ्रेंच बॉर्डर से लगा हुआ रीजन है। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो एक्यूमुलेटेड लोग हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। और जब हम कैपिटल का बात करें जो सेंटर में पड़ता है बेल्जियम के नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड के,
वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे 80% जो है वो डच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और जर्मन स्पीकिंग लोग कितने रहते हैं, 1%। तो यहाँ से ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस की है, इसका क्या मतलब, मायने क्या निकल रहा है, मतलब ये है कि कोई भी कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी होता है, और डाइवर्सिटी होने के कारण क्या है कि हम लोग को जो भी डिफरेंट, चाहे वो मेजोरिटी में रहें चाहे माइनॉरिटी में रहें, उनको अगर हमको पॉलिटिकली कनेक्ट, मतलब पॉलिटिकली उसको इंटीग्रेशन करना है, मतलब यूनिटी बना के रखना है कंट्री में, तो हमको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों को गवर्नमेंट में हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी की बात सुनेगी तो क्या है उसके इम्पैक्ट होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको फर्दर समझते हैं कि कैसे कोई भी मेजॉरिटी की अगर हितों को ध्यान में रख के सब कुछ करता है तो कैसे उस कंट्री के पॉलिटिकली अफेक्ट करता है। यहाँ पे जब भी अगर मेजोरिटी के मेजोरिटी के लिए ओरिएंटेशन में काम होगा तो उसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। अगर इसको डिफाइन करने की बात है तो एक ऐसा बिलीफ है जो लोगों के बीच में है, जो उनके मन में है, कि अगर मेजोरिटी कम्युनिटी अगर कंट्री को रूल करेगा तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, पर वो डिसरिगार्ड कर देंगे विशेज और नीड के माइनॉरिटी के। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, टर्की हो गया। पाकिस्तान का अगर हम एग्जाम्पल ले तो पाकिस्तान में हम लोग देखें कि मेनली थ्री टाइप ऑफ डिवीजन देखते हैं, जैसे कि हिंदूज हो गए, सिख हो गए, बलूच लोग हो गए जो खुद मुस्लिम हैं, और पंजाबी। यहाँ पे क्या है कि पावर जो है सिर्फ पंजाबी के पास है, और पंजाबी लोगों के पास, जो पंजाबी मुस्लिम है उस कंट्री में, उनके पास रिसोर्सेज पे फुली कंट्रोल है। तो वहाँ पे बलूच लोगों के साथ क्या होता है, ऑप्रेस्ड करते हैं वो उनको, और उसी प्रकार हिंदू और सिख कम्युनिटी को भी ऑप्रेस्ड करते हैं। और श्रीलंका के मॉडल को हम लोग जब आगे के स्लाइड्स में हम लोग इसको एलोबरेट मेथड में देखेंगे। टर्की का मॉडल अगर हम देखें तो टर्की में अभी बेस्ट एग्जांपल वहाँ के जो वहाँ का जो चर्च था उसको आज के टाइम में मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? मेजोरिटी लोगों को वो खुश कर रहा है, लेकिन उसके फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उस कंट्री पे, ये गोइंग ऑन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, श्रीलंका। हम लोग श्रीलंका के मेजोरिटेरियन मॉडल को समझेंगे कि कैसे वहाँ पे मेजोरिटेरियन मॉडल को इन्हांस किया गया और बाद में वो कैसे वो श्रीलंका के लिए खराब हो गया। हम लोग डेमोक्रेटिक, जैसे श्रीलंका जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया। जब आप डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पे इट मीन्स है कि पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे ही होंगे, और पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस में क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करती है। तो वहाँ पे देखे कि सेनलीज कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में थे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो सेनलीज कम्युनिटी को ही इलेक्ट करेंगे। और इलेक्शन के बाद क्या होगा, जो सेनलीज कम्युनिटी के लोग जो पावर में जाएंगे वो अपने पावर को बचाए रखने के लिए वो क्या करेंगे, प्रो मेजोरिटी काम करेंगे, और वो प्रो मेजोरिटी काम करके वहाँ पे जो उसका इफेक्ट्स होगा वो देखेंगे। तो श्रीलंका में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो डोमिनेटेड होगा किसके थ्रू, किसके बाई सिल्लीज कम्युनिटी के, और वो कैसे मेजर्स लेंगे, जो प्रो मेजोरिटेरियन होंगे। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ या फैक्ट्स को मैं बताऊँ आपको, तो 1950 एक्ट्स में उन्होंने सिल्लीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके बाद उन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, अब प्रेफरेंशियल पॉलिसीज क्या होता है इसको समझते हैं। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज ऐसे होते हैं कि जो मेजोरिटी के फेवर में लिए जाए, जैसे गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ सिंहलीज कम्युनिटी को इंक्लूड किया गया, एजुकेशन सिस्टम में सिंहलीज कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया गया, फिर स्टेट जो है वो बुद्धिज़्म को बढ़ावा भी दे रहा है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो ये क्या है, एक ढंग से प्रो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज बनाए गए श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके इफेक्ट्स को क्या होंगे, जैसे अगर आप मेजोरिटी के लिए काम करेंगे तो उसके इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी डाइवर्स लोगों से बना हुआ रहता है, या कोई भी कंट्री डाइवर्स लोगों से बना हुआ रहता है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो तमिल्स हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स डिनाइड किए गए,
उनको रिप्रेजेंटेशन जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट में वो नहीं मिला। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में, वो भी उनको डिवाइड किया गया। इससे क्या होता है कि एलिनेशन होता है। एलिनेशन मतलब लोगों का, एलिनेशन का मतलब कि वो उस कंट्री का नहीं सोच के वो सोचेंगे कि कहीं और से बिलोंग करते हैं और उनका लैंड कहीं और है, लेकिन वो कहीं और भी नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे, वो उस कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ये डिवीजन का प्रोसेस में क्या होगा कि एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा दो कम्युनिटी के बीच में, और वो कन्फ्लिक्ट जो है वो फर्दर एक्सकेलेट करेगा और वो क्या चीज़ में टर्न आउट हो जाएगा, सिविल वॉर में टर्न आउट हो जाएगा। अब सिविल वॉर में जब टर्न आउट हो गए तो उसके इफेक्ट्स पड़ेंगे कंट्री पे, और वो कंट्री में क्या होगा कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगा तो वो किसको इम्पैक्ट करेगा, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको इम्पैक्ट करेगा। इवन हेल्थ और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डिक्लाइन होंगे। क्यों डिक्लाइन होंगे, क्योंकि जो पैसा लोगों के एजुकेशन में लगना चाहिए, हेल्थ में लगना चाहिए, वो अब कहाँ लगेगा, आर्म्स खरीदने के लिए लगेगा। और इससे के कारण क्या होगा कि वहाँ पूरा जो सोसाइटी है उसमें टर्बुलेंस बना रहेगा, और टर्बुलेंस जब तक वो चलता रहेगा तो माइग्रेशन माइग्रेशन होगा वहाँ के सिटीजन के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के रहे, चाहे वो तमिल कम्युनिटी के रहे, चाहे वो सिंहलीज कम्युनिटी के रहे, क्योंकि सिटीजन को पीस पसंद है और वो पीस के सर्च में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सर्च में वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्री के तरफ माइग्रेट करेंगे। अगर हम लोग देखें कि जिस ढंग से मेजर्स लिए गए वहाँ पे, जिस ढंग के मेजर्स वहाँ पे लिए गए उसको अवॉइड किया जा सकता था, मतलब अवॉइड किया जाता था कि जो कन्फ्लिक्ट है वो सिविल वॉर में नहीं होता। कैसे अवॉइड किया जा सकता था, अगर वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान लेते, और या फिर रीजनल ऑटोनॉमी दे देते, जो नॉर्दर्न साइड पे जिधर तमिलियन पॉपुलेशन डोमिनेट था उधर उनको रीजनल ऑटोनॉमी दे देते विद इन ही कंट्री, कि वो अपने आप को खुद से गवर्न कर सके। जैसे इंडिया के एग्जांपल में ले, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है अपने अनुसार चीज़ों को करने के लिए जो उनको सूट करे। फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे देते गवर्नमेंट में, जैसे एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ सिस्टम में अफर्मेटिव पॉलिसी बनाते। अफर्मेटिव पॉलिसी बोलने का मतलब हुआ कि रिजर्वेशन का मेथड करते। जैसे इंडिया का अगर एग्जांपल ले तो इंडिया में विद इन हिंदू कम्युनिटी हम लोग फर्दर कास्ट में डिवाइडेड है, तो हम अगर कोई कम्युनिटी सोचता है कि वो डिप्राइव्ड है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि वो सोसाइटी में इंक्लूड हो सके और वो उस सोसाइटी का, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का वो अपने आप को पार्ट समझे। और जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस था, राज्य थे, उनको क्या करे, उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दे। जैसे इंडिया में हम लोगों ने स्टेट को उनको पावर दिया है हर एक फील्ड में, जहाँ इंडिया में अगर देखें तो 3 लिस्ट बने हुए हैं, और उस 3 लिस्ट के अंदर हर स्टेट और सेंटर और फर्दर डिवीजन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मेजोरिटेरियन मॉडल को समझा। मेजोरिटेरियन मॉडल को अडॉप्ट करके कैसे एक पीसफुल कंट्री कन्फ्लिक्ट की तरफ चल जाएगा। अगर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, वहाँ के लोगों पे हार्डशिप मेजर्स उनके लाइफ में आ जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा कि उसको उस कंट्री को तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे मेजोरिटेरियन मॉडल को अडॉप्ट करके कोई भी कंट्री जो स्टेबल है वो इनस्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। तो क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिसके कारण वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी बना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा फर्दर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग बेल्जियम मॉडल को देखेंगे, और बेल्जियम कैसे एक्यूमुलेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी स्पीकिंग, जो डिफरेंट स्पीकिंग लोग थे उनको एक्यूमुलेट करके एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाके और वहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको इन्हांस किया गया। आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप फर्दर नॉलेज वाला वीडियो देखना चाहते हैं या फर्दर इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स बॉयज़।